नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिलेबस के बढ़ते क्रम में हम लोग एक बार फिर आमने सामने हैं और आज हम लोग जिस अध्याय को पढ़ने और समझने वाले हैं आपके सामने है समकालीन दृष्टि से महात्मा गांधी। इसका भाग 1 है और इस भाग में हम लोग ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि गांधीवादी जो राजनीति है, ठीक है, उसका जो नेतृत्व और उसकी जो प्रकृति है वो क्या थी। गांधी जी का भारत आगमन हुआ, जैसा कि हम लोग को पता है। लगभग 20 वर्षों तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। चंपारण सत्याग्रह से असहयोग आंदोलन तक हम लोग चलेंगे, समझेंगे क्या क्या घटनाक्रम रहा, कैसा कैसा घटनाक्रम रहा। इसको हम लोग क्रमबद्ध ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर हम गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जब भी पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो मूल बात आती है कि गांधी जी का भारत आगमन। तो हम लोग को पता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। और जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने जो राष्ट्रीय राजनीति थी उसमें सीधा जुड़ाव उन्होंने नहीं रखा, है ना। आते ही नहीं उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं कर गए और धीरे धीरे भारतीयों के बीच गांधी जी की जो पहचान है वो धीरे धीरे बनी, ठीक है। हाँ, ये भी सच है कि बहुत टाइम नहीं लगा। 2-4 सालों में ही लोग बड़े अच्छे से गांधी जी को समझ गए थे। कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हो गया था कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो एक नए तरीके से, नए ढंग से, नए विचारों के साथ अंग्रेजों से बातें कर रहा है और वो बड़ा ही प्रभावकारी तरीका है जिस भी तरीके को वो व्यक्ति अपना रहा है। तो वो व्यक्ति कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ समझ लेनी होगी कि गांधी जी भारत आते हैं, ठीक है। ठीक है, शुरुआत में वो राष्ट्रीय राजनीति से नहीं जुड़ते हैं, है ना, लेकिन आगे चल के जुड़ते हैं। तो वो किससे जुड़ते हैं? यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि गांधी जी की जो राजनीति है, गांधी जी ने जिस तरह से राजनीति को, भारतीय राजनीति को, भारतीय लोगों को, आंदोलनों को, सबको आपस में जोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और गांधी जी ने भारत आने के बाद कोई संस्था बनाई हो, है ना। ऐसा तो था नहीं कि गांधी जी ने कोई अपनी संस्था बनाई हो। पहले से जो पिछले 3 दशकों से लगभग जो भारतीय राजनीति का चेहरा था, भारतीय राजनीति का तौर तरीका था, वो पहले से विद्यमान था। गांधी जी ने उन्हीं व्यवस्थाओं को जो विगत 3 दशक पहले स्थापित हुई थी, उन्हीं व्यवस्थाओं को अपने ढंग से लेकर चले, है ना। आइए उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो वो किस संस्था से जुड़ रहे हैं और उस संस्था का इतिहास क्या है, थोड़ा सा, है ना। तो आइए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। देखो, हुआ क्या कि जैसा कि हमको पता है कि एक संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। डेट अगर देखोगे तो 28 दिसंबर, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना में जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे
ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो है ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1885 में। इस दौरान जो भारत के उस समय वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये वायसराय थे। इनके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप 10-20 लोगों के साथ मिलकर एक संस्था बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए उस संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपका उद्देश्य है राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, कुछ प्राप्त करना। तो जब आप इस संस्था को बनाएंगे तो इस संस्था में जो सदस्य हैं, जो मान लीजिए 20 सदस्यों के साथ आपने संस्था बनाई, ठीक है, तो वो 20 सदस्य ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह के होंगे, सारे के सारे दिल्ली के होंगे या सारे के सारे आगरा के होंगे या सारे के सारे भोपाल के होंगे, है ना? वो देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होंगे, सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं उनका जो टच है वो भारत के विभिन्न हिस्सों से होगा। तो ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो संस्था थी, ठीक है, इसे अखिल भारतीय संस्था कह सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक, अब प्रश्न उठता है संस्था बनी क्यों? इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये संस्था क्यों बनी? आपने क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई? तो आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनाई कि इस संस्था के माध्यम से आप राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनको उठा सकें। ठीक है, राजनीतिक मांगे जो है वो अंग्रेजों के सामने रख सकें। तो इन ऑल टोटल जो उद्देश्य है वो राजनीतिक है और कोई उद्देश्य नहीं। इस संस्था के मूल में राजनीति और राजनीति से छिपे उद्देश्य ही थे। ना तो इसका सामाजिक भारत से कोई लेना देना था, ना इसका आर्थिक भारत से कोई लेना देना था, ना इसका धार्मिक भारत से कोई लेना देना था। इस संस्था का जो मूल उद्देश्य था वो राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति। समझिए क्रमबद्ध ढंग से, ठीक है, क्योंकि इसी संस्था को महात्मा गांधी लीड करेंगे। 1919-1920 से महात्मा गांधी इसी संस्था के सर्वमान्य नेता कहलाएंगे। आप बात समझिए, है ना? तो आपको इसके संस्था के बारे में पता होना चाहिए कि ये कब गठित हुई। और इसका गांधी जी से पहले जो 30 वर्ष हैं, भाई 1915 में गांधी जी आ रहे हैं, तो ये 1885 में इसकी स्थापना हो रही है। तो 1885 से 1895, 1895 से 1905 और 1905 से 1915, 30 साल हो गए। तो 3 दशक जो बीते तब गांधी जी से जुड़ते हैं, वो भी 2-4 साल बाद अच्छे ढंग से जुड़ते हैं गांधी जी। यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब ये संस्था बनी तो संस्था का उद्देश्य तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अंग्रेज एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना क्यों करना चाहते थे? अंग्रेजों के दिमाग में क्या चल रहा था और उन्होंने एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना क्यों करवाई? उसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि जैसा कि हम लोग को पता है, यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये सब समझना है, ठीक है, ये सब समझ लो। अंग्रेजी
जो दृष्टिकोण है वो कुछ इस प्रकार का हमको दिखाई देता है कि जैसा कि हम लोग को पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, हम लोग ने पढ़ा भी था। 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेज वाकई में डर गए थे। अंग्रेजों को लगा कि ऐसा ना हो कि इस तरह की कोई क्रांति जल्द ही दोबारा हो जाए और हमें भारत छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि 1857 की क्रांति अगर थोड़ा बहुत भी सिस्टमेटिक ढंग से हो जाती तो बहुत संभावना थी कि अंग्रेज बैकफुट में आ जाते और काफ़ी कुछ वो खो देते अंग्रेज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज सफल रहे। तो अंग्रेजों का ये मानना था, ये सोचना था कि अगर हम कोई अखिल भारतीय संस्था का गठन कर दें जिसमें भारत के विभिन्न कोनों से, विभिन्न कोने मतलब विभिन्न क्षेत्रों से लोग इकट्ठा हों, कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है, कोई केरल का है, कोई कर्नाटक का है, कोई असम का है, कोई दिल्ली का है, लाहौर का है ना, कोई राजस्थान का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। तो जब भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रतिनिधि इस संस्था में हिस्सा लेंगे तो एक जो बड़ी बात जो हमें पता चल जाएगी वो ये कि भारत के किस हिस्से में समस्या पैदा हो रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई विद्रोही विचारधारा जन्म ले रही हो और इस तरह का विद्रोह फिर से तो नहीं होने वाला है। तो एक तरह से अगर हम कहें तो सेफ्टी वाल्व के रूप में अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रयोग करना चाहते थे। ये हम लोग एक विचार रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को ये लग रहा था कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है, तो अगर ये तमिलनाडु का है और तमिलनाडु में मान लीजिए कोई विद्रोह पनप रहा है तो निश्चित तौर पर वो इस संस्था में आके उसकी चर्चा करेगा और इन चर्चाओं में अंग्रेज भी भाग लेते थे। या मान लो अंग्रेज नहीं भी जा रहे हैं हर सेमिनार में, साल में एक बार इनकी बैठक होती है, तय था। साल के अंत के जो 3 महीने हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनमें से किसी न किसी महीने में ये होनी है। इस तरह का कुछ निर्धारित हो गया था कि साल में एक बार बैठक जरूर होगी और उसमें हम लोग चर्चाएं करेंगे कि हमें क्या करना है, भविष्य की रणनीति बनाएंगे। और उस रणनीति को बनाते समय अंग्रेजों ने ये सोचा कि जब रणनीति बन रही होगी तो अगर कहीं कोई समस्या पैदा हो रही है, जैसे तमिलनाडु है या मध्य प्रदेश है ना, या उत्तर प्रदेश है या बंगाल है ना, कहीं भी अगर कोई विद्रोही प्रवृत्ति जन्म ले रही होगी तो उन प्रवृत्तियों को हम समझ लेंगे और उसके आकार बड़ा लेने से पहले उसको हम दबा देंगे। इसलिए अंग्रेजों ने इसे सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग करने की सोची और इस संस्था का गठन करवा दिया। क्योंकि देखिए, बिना अंग्रेजों की सहमति के इतनी बड़ी संस्था का गठन होना नामुमकिन था, ठीक है, वो भी अखिल भारतीय स्तर पे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सहमति, भले ही मौन सहमति हो, लेकिन सहमति थी। अच्छा, तो ये जब बैठक होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जब भी कभी किसी संस्था की बैठक होती है तो उसकी एक व्यक्ति अध्यक्षता करता है, वो अध्यक्षीय भाषण देता है ना। वो भाषण में अपनी तमाम प्रकार के पॉइंट्स लेकर जाता है, भाषण देता है कि अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, अंग्रेज वैसा कर रहे हैं, हमें अंग्रेजों के साथ पत्राचार के माध्यम से अधिकारों की बात रखनी है कि हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, हमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, हमें मतलब अधिकारों की बातें, है ना भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक संस्था है तो हम राजनीतिक अधिकारों की ही तो बात करेंगे। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि अंग्रेज हमें राजनीतिक अधिकार, इतने राजनीतिक अधिकार दे दें कि हम भारतीय हैं
हम भारतीयों के भले के लिए काम कर सकें, ये उद्देश्य है। उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये काम करना शुरू कर देती है। अब जरा समझना, ठीक है? अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आईएनसी लिख दें तो कोई आपको समस्या हो? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक ही बात है, ठीक है? जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, इसकी बैठकें आज भी होती हैं, है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये दो विचारधाराओं में बट गई। एक विचारधारा जो है वो कहलाई उदारवादी और एक विचारधारा कहलाई उग्रवादी, ठीक है? ये विचारधारा, दो विचारधारा के लोग इसमें पनपने शुरू हो गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, समझना, ठीक है? तो जो उदारवादी विचारधारा वाले लोग थे इनको हम नरम दल भी कह सकते हैं, और उग्रवादी विचारधारा को हम क्या कह सकते हैं? गरम दल। यही नरम दल और गरम दल है। इनका जो उद्देश्य था वो था कि अनुनय विनय के माध्यम से हमें अंग्रेजों से बातचीत करनी है, रिक्वेस्ट फॉर्म में, ठीक है? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इनमें ये जो मांग रखते थे उसमें उत्तेजना दिखाई देती थी, है ना? लेकिन ये उत्तेजना हिंसा रहित होती थी, उसमें हिंसा का कोई काम नहीं है ना? विचारों में उत्तेजना, है ना? कि तुम हमें ये क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कह रहा कि ये हमने लेटर लिखा है, ये हमें, इसको पढ़ लीजिए और हमें अधिकार दे दीजिए। ये क्या कहेंगे कि तुम हमें ये अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो हमारा अधिकार है, भारत हमारा है, हम भारतीय हैं, हमको ये अधिकार दो, हमको ये अधिकार दो। तो एक कह रहा है अधिकार दे दीजिए और दूसरा कह रहा है अधिकार दो, हम भारतीय हैं, ठीक है? इसी उग्रवादी विचारधारा में आप तीन नाम सुनते हैं ना, लाल, बाल और पाल। ये ध्यान रखना, हिंसा नहीं है। लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तो पता ही होगा, ठीक है? चलो लिख भी देते हैं। इनका नाम है लाला लाजपत राय, ये हैं बाल गंगाधर तिलक और ये हैं विपिन चंद्र पाल, ठीक है? तो इस प्रकार की जो आईएनसी की विचारधारा है धीरे धीरे नरम दल और गरम दल में टूटने लगी, ठीक? आगे चल के 1885 से 1890, 1895, 1900, 1905 तक हम लोग जब पहुंचते हैं तो नरम दल और गरम दल में अच्छा खासा विवाद शुरू हो जाता है। जब इसमें विवाद शुरू हो जाता है नरम दल और गरम दल में, तो थोड़ी सी समस्या आने लगती है। जो गरम दल वाले हैं वो नरम दल वालों की आलोचना करने लगते हैं। 1905 तक पहुंचते पहुंचते गरम दल वाले कहते हैं नरम दल वालों से, भैया तुम्हें कुछ मिल तो पाया नहीं, है ना? तो इस प्रकार के अनुनय विनय करने से क्या फ़ायदा, है ना? अपनी जो मांगे हैं वो मजबूती से हम लोग अंग्रेजों से मांगते हैं। अगर हम रियाहट के साथ रिक्वेस्ट फॉर्म में अंग्रेजों से बात करेंगे तो वो हमें कुछ नहीं देंगे, तो मजबूती से मांगे रखो। तो धीरे धीरे ये जो विवाद है ये काफ़ी बढ़ गया और 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है। सूरत विभाजन का यहाँ मतलब ये है, सूरत डिस्प्यूट जिसे हम कहते हैं, कि जो नरम दल और गरम दल है ये स्पष्ट रूप से अलग हो गया। जो गरम दल वाले थे
ध्यान से सुनना, जो गरम दल वाले थे, सूरत विभाजन में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। समझिए, तो ये तो तय है। एक बात तो इससे समझ में आ गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिक संख्या किनकी थी? नरम दल वालों की थी। इनकी संख्या कम थी, है ना, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा, इनकी कम, तो इनको बाहर कर दिया गया 1907। ठीक। हालांकि आगे चल के 1916 तक आते आते लखनऊ में एक अधिवेशन होता है और नरम दल गरम दल को फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक साथ काम करने का मौका मिलता है 1916। और 1915 में गांधी जी आ चुके हैं। तो महात्मा गांधी जो हैं वो नरम दल गरम दल वाली जो विचारधारा है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, इन सबको वो रीड कर रहे हैं। और रीड करके फिर वो 1915 के बाद 1915 से वो रीड करना शुरू कर देंगे और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने मूल्यों के हिसाब से, अपनी विचारों के हिसाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर चलने का प्रयास करेंगे, जिसमें वो सफल होते हैं अंततः, क्योंकि भारत तो आज़ाद हो ही जाता है। ठीक है, तो आइए, आपने आईएनसी का इतिहास समझ लिया, है ना, और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महात्मा गांधी लीड करेंगे। तो आइए देखें कि गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मिलकर अंग्रेजों को किस तरह से परेशान करते हैं, क्या परेशान करने में सफल होते हैं, और अंग्रेजों को सिर्फ परेशानी में डालने का एकमात्र उद्देश्य था कि हमें हमारे अधिकार दे दो। ठीक है, चलिए आइए देखें क्रमबद्ध ढंग से क्या होता है। जो महात्मा गांधी हैं, गांधी जी का जो भारत आगमन है वो जनवरी 1915 में हो जाता है ना। दक्षिण अफ्रीका से वो भारत आ जाते हैं। लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी इसलिए रहे थे क्योंकि गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका, जब गांधी जी गए थे केस लड़ने, एक दादा अब्दुल्ला हैं, उनका मुकदमा लड़ने गांधी जी गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का जो भेद है उस पर भारतीय इकट्ठा होकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी भी उस विरोध में शामिल हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अपने आप को वहाँ के आंदोलनों में अच्छा खासा जोड़ लेते हैं और एक लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में फिर वो रुक जाते हैं। तो कहने का आशय कि गांधी जी को जो राजनीति है ना, उसका अनुभव दक्षिण अफ्रीका में हो गया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु थे, उनके विचारों से गांधी जी काफ़ी प्रभावित होते हैं, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं और गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर ही यही रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी से गोखले साहब कि अगर तुम्हें कभी भारत को जानना है, समझना है, तो उसके लिए तुम्हें भारत भ्रमण करना पड़ेगा। और अगर कल को तुम कोई आंदोलन शुरू करना चाहते हो तो देखो, भारत भ्रमण जरूर करना, क्योंकि भारत भ्रमण करोगे तो तुम्हें जनता की नब्ज टटोलने में आसानी होगी और जो भी वहां पर स्थितियां बनेंगी उस हिसाब से आप अपने आप को बेहतर ढंग से आगे लेकर चल पाएंगे कि भाई जनता जो चाहती है उसी तरह का आंदोलन शुरू कर दो, क्या समस्या है। लेकिन पहले समझ लो कि जनता आंदोलन चाहती है या नहीं। तो ये कैसे समझ में आएगा भाई, उस समय कम्युनिकेशन बहुत अच्छा तो है नहीं, संचार के साधन बहुत ऐसे तो है नहीं कि टेलीविज़न हो तो टेलीविज़न पे गांधी जी ने बोल दिया तो पूरे भारत में फैल गया, जा जाके समझाना पड़ता था लोगों को। हुँ? गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, आइए इसके बारे में दो शब्द जान लेते हैं। देखो, हुआ क्या
कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये 1914 से 18 तक चलता है, ये हम लोग को पता है। तो विश्व के तमाम देश विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं, ब्रिटेन भी लड़ रहा होता है, और विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है वो भारतीयों का सहयोग ले रहा होता है। भारतीय सेना भी विश्व युद्ध में लड़ रही होती है, लेकिन ब्रिटेन के लिए, है ना, भारत के लिए नहीं। भारत तो ब्रिटेन के अधीन है। तो भारत की सेना ब्रिटेन के अंडर में, है ना, लड़ रही है ब्रिटेन के लिए। ठीक है। तो जब ये विश्व युद्ध चल रहा है तो इस दौरान जो भारतीय हैं, ठीक है, इन भारतीयों से अंग्रेज कहते हैं कि तुम लोग सैनिक के रूप में भर्ती हो। ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो भारत के नेता हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं या जो अन्य पार्टियों के नेता हैं, वो भारतीयों को मना करेंगे। सीधी सी बात है कि अंग्रेज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो तुम अंग्रेजों की बात क्यों सुन रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं 1914 से 18 के बीच भारतीय जो है, ये सैनिक जो है, सैनिकों के रूप में इनके भर्ती होने की अंग्रेज चाहते हैं कि भर्ती हों अधिक से अधिक सैनिक, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है। जितने सैनिक भर्ती हों, जितने भारतीय भर्ती हों सैनिक के रूप में, उतना अच्छा। तो भारतीयों को मोटिवेट करने का काम जो है वो गांधी जी करते हैं, क्योंकि 1915 में आ जाते हैं गांधी जी। तो गांधी जी भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए मोटिवेट करते हैं, भर्ती हो। गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं? गांधी जी ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर बुरे वक्त पे हम किसी के काम आएंगे, तो जब ये बुरा वक्त, देखो वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो निकल जाता है, गुजर जाता है ना। तो उससे हुआ क्या कि जब बुरा वक्त निकल जाएगा तो अंग्रेज हमारे लिए कुछ पॉजिटिव सोचेंगे। क्यों सोचेंगे पॉजिटिव? पॉजिटिव इसलिए सोचेंगे कि बुरे वक्त पे भारतीयों ने हमारा साथ दिया, तो अब विश्व युद्ध खत्म हो गया है, अब हम भारतीयों को कुछ रियायत दे दें, कुछ सहूलियत दे दें, कुछ राजनीतिक अधिकार दे दें। तो इस तरह का अंग्रेज सोचेंगे। तो अंग्रेजों के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर गांधी जी ने भारतीयों से आह्वान किया कि वो सेना में भर्ती हो। ठीक है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोगों द्वारा सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। जो सार्जेंट होता है वो सेना में भर्ती का काम देखता है, जो पद है। तो गांधी जी की इस बात को लेकर आलोचना की गई, क्योंकि गांधी जी उस समय नए नए आए हैं भारत में। तो किसी को नहीं पता कि गांधी जी की जो विचारधारा है, जो सोच है, वो क्या है। तो लोगों ने इस बात पर चिंतन करने के बजाय कि गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने गांधी जी की आलोचना शुरू कर दी और कहने लगे कि वो सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट है। ठीक है। गांधी जी ने भारत की स्वायत्तता, देखो भारत की स्वायत्तता, है ना, स्वायत्तता इसको ऐसे समझ लो, स्वयं की सत्ता, ठीक है, प्राप्ति के लिए विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके चलते जो बोअर युद्ध है, जो 1899 से 1902 तक चला था, के दौरान गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों, उन्होंने चिकित्सीय सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उनको 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी थी, है ना। बोअर युद्ध में गांधी जी ने जो शारीरिक श्रम किया था,
चिकित्सीय क्षेत्र में उसके लिए ये गतिविधि हुई कि अंग्रेजों ने गांधी जी को, यही कारण है कि गांधी जी अंग्रेजों को लेकर पॉजिटिव थे कि हम कुछ कर रहे हैं। अब देखो, यहां पर गांधी जी ने बोअर युद्ध में चिकित्सीय सेवाएं दी तो गांधी जी को पदक मिला। तो गांधी जी की सोच कहां गलत थी? गांधी जी तो यही सोच रहे थे कि हम कुछ करेंगे अंग्रेजों के फेवर में तो अंग्रेज बदले में हमको रियायत देंगे। जो हम मांग रहे हैं भले ही 100% अंग्रेज हमको ना दें, लेकिन 20-30%, 40%, 50% तो देंगे। लेकिन अगर हम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का विरोध करेंगे तब तो वो हमें कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि बुरे वक्त पे तुमने हमारा साथ नहीं दिया, अब हम तुम्हारे लिए क्यों अच्छा सोचें। तो गांधी जी का एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये कार्य किया था। अब देखो, ये लिखा क्या है? चंपारण। ठीक है, इसको समझना। देखा, ये है चंपारण। ठीक है, ध्यान से समझना कि गांधी जी जब भारत आते हैं तो सीधी सी बात है, गांधी जी क्रमबद्ध ढंग से भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जब राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत में कुछ ऐसे आंदोलन हो जाते हैं जिनको हम गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के रूप में जानते हैं, जिसमें एक चंपारण है, एक अहमदाबाद मिल हड़ताल है, एक आपका कह सकते हैं हम लोग खेड़ा सत्याग्रह है। तो इस प्रकार के ये जो 3 आंदोलन है ये गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहलाते हैं। ठीक है, तो चंपारण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। ठीक है, हालांकि गांधी जी इस शुरुआती चरण में, क्योंकि इस समय भी विश्व युद्ध चल रहा है, तो गांधी जी जबरदस्ती इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, या गांधी जी ने बहुत उत्तेजित होकर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। गांधी जी को इसमें पार्टिसिपेट कराया गया। ठीक है, अब पार्टिसिपेट करेंगे तो बात तो ढंग की ही करेंगे। तो चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे। पहला, चंपारण में जो नील बागान के मालिकों द्वारा जो तकावी ऋण और तिनकठिया व्यवस्था जो है, जिसको हम 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, था क्या कि अगर हम चंपारण बिहार की बात करें, है ना, बिहार के चंपारण क्षेत्र में जो किसान थे वो परेशान थे। क्यों परेशान थे? तकावी ऋण का मतलब होता है कृषि ऋण, है ना, एग्रीकल्चर के लिए जो ऋण या डेप्ट लिया जाता है, इसको आप ददनी भी कह सकते हैं। एक शब्द ददनी का भी प्रयोग होता है ना, ददनी मतलब पहले प्राप्त धन, धन पहले ले लिया, है ना, और फिर जब फसल पैदा हुई, ठीक, तो फसल पैदा होने के बाद जब पैसा आया तो पैसा चुका दिया। तो अंग्रेज बहुत चालाकी करते थे, किसानों को एडवांस पेमेंट कर देते थे। ददनी का मतलब एडवांस पेमेंट, उसको आप तकावी ऋण भी कह सकते हैं। तो होता क्या था, अंग्रेज क्या, जो मान लो एक प्रकार से जो उच्च वर्ग था, जो किसानों पर प्रेशर डालता था नील की खेती करने के लिए। होता नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में एक जमींदार साहूकार टाइप का एक पावरफुल व्यक्ति होता है, तो वो लोग किसानों पर प्रेशर डालते थे अंग्रेजों के कहने पे, है ना। और होता क्या था कि पहले से पैसा दे दिया, ये लो 200 रुपये, चलो चलो शुरू करो, नील की खेती पैदा करो। अच्छा, एक तो समस्या ये थी कि पहले से पैसा किसान ले लेता था, और जब फसल
होती थी तो वो वापस करता था। या ये कह लो कि अगर मान लीजिए फसल खराब हो गई, है ना, जिसकी संभावना लगातार बनी रहती थी, तो फसल खराब होने पे जो उसने एडवांस ले लिया है किसान ने, तो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी कि अब वापस कैसे करें। हम तो एडवांस, अच्छा पैसा किसको बुरा लगता, किसान वो भी। अगर कोई अपने से आके पैसा दे रहा है तो किसान तो पैसा पकड़ ही लेगा भाई, ज़रूरत किसको नहीं पैसे की, तो किसान पैसा पकड़ लेगा हाथ में। तो उससे होता क्या था कि एक तो कष्ट इस बात का था कि जो ऋण है वो किसानों पर चढ़ जाता था, है ना, किसान ऋणी हो जाते थे। इससे क्या होता था, उनकी ज़मीनें छिन जाती थी। ठीक है। दूसरा कि जो ज़मींदार वर्ग था या उच्च वर्ग था जो खेती करवाता था ज़बरदस्ती, तो वो कहता था कि 3/20वें भाग पर आपको खेती करनी ही करनी है, नील की जो ज़मीन है उसके 3/20वें भाग पर आपको खेती करवानी है नील की। और वो ज़मीन चुनता था जो ज़मीन अच्छी होती थी, कि पैदावार ज़्यादा हो, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो, है ना। तो अच्छी ज़मीनों को चुनते थे वो लोग। अच्छा, ज़मीन चुनने का अधिकार किसानों को नहीं था, वो जो रसूखदार लोग थे, पावरफुल लोग थे, वो चुनते थे कि नील की खेती कहाँ होगी। तो हर तरह से किसान मारा जाता था, किसान परेशान रहता था। तो ये थी तिनकठिया पद्धति, 3/20वें भाग पर किसान को नील की खेती करनी ही करनी है, ज़बरदस्ती है। ठीक है। 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी के अंत में, है ना, यानी कि 1870 के बाद जर्मनी जो है इसने रासायनिक रंगों का विकास कर लिया, केमिकल का प्रयोग करने लगा कलर में। तो जब केमिकल आ गया तो केमिकल और एग्रीकल्चर का तो 36 का आंकड़ा है। भाई, केमिकल का मतलब ही है कि जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट निकल रहा है, तो अगर एग्रीकल्चर ना दे तो हम केमिकल के थ्रू उसको बना लेंगे, है ना। जैसे आर्टिफिशियल आजकल कितना दूध वगैरह लोग बना लेते हैं। तो एक तो हमें प्राकृतिक रूप से गाय से दूध, गाय और भैंस से दूध प्राप्त हो रहा है, बकरी से, है ना, लेकिन आर्टिफिशियली बना लेते हैं केमिकल वाला। वो नुकसानदायक है ना। आप भी पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं, है ना, नकली दूध पकड़ा गया। लेकिन हालांकि इसमें कोई समस्या नहीं है ना, ये तो रंग है ना, कपड़े में, कपड़े को रंगना है तो चाहे नील से रंगो, चाहे केमिकल से, आर्टिफिशियल से, तो चाहे रंग का मामला है तो चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, जब कपड़े को रंगा जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस ये है कि इसके थ्रू जब हम कपड़े को रंगते हैं तो बस ये देखना ज़रूरी है कि वो स्किन को कोई इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा। भाई, पूरा कपड़ा रंग जाएगा, कपड़ा व्यक्ति ही पहनेगा, तो ऐसा तो नहीं कि स्किन में कोई, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ओके। तो जब डाई आ गई, है ना, आर्टिफिशियल, तो उसे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए जो नील की मांग है वो ठप हो गई। बट ऑब्वियस है कि जो किसान नील की खेती कर रहे हैं, तो खेती के माध्यम से नील पैदा करना सस्ता है, या केमिकल के थ्रू नील बनाना, डाई बनाना सस्ता है। सीधी सी बात है, रसायन सस्ते होते हैं। बस एक बार हमें केवल यही तो पहचानना है कि बनेगा कैसे। फिर तो आप कितना भी बना लीजिए, तो सस्ता क्या होगा, सस्ता ये होगा। तो जब ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा, तो कोई इसको क्यों खरीदेगा, तो किसान ठंडे बस्ते में। तो चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो ही जाएंगे। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया कि देखो किसान बहुत परेशान है, आप आइए और किसानों के हित में अपनी बात रखिए। बहुत परेशान हो गए हैं किसान। ठीक है।
कोई बात नहीं, गांधी जी ने चंपारण में अपने आप को इन्वॉल्व किया और सरकार ने इस मामले के लिए जांच के लिए एक आयोग गठित कर दिया और गांधी जी को भी उस जांच आयोग का सदस्य बना दिया गया। तो फिर सारी चीज़ें पॉइंट आउट की गई कि अंग्रेज क्या क्या कह रहे हैं, या जो ज़मींदार हैं जो खेती करवा रहे हैं उनका क्या पक्ष है, किसानों का क्या पक्ष है, सब पर विशद चर्चा हुई। और चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह, सत्य का आग्रह का प्रयोग किया, है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसीलिए उनको पहली बार चंपारण की सफलता के बाद उनको महात्मा कहा था। किसानों के पक्ष में अंग्रेजों को, जमींदारों को झुकना पड़ा, है ना। और उन पर जो प्रेशर करके खेती करने का जो मामला था वो खत्म। इसी तरह का जो दूसरा गांधी जी का जो प्रारंभिक आंदोलन है वो है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, या जिसको हम कहते हैं पहली भूख हड़ताल। गांधी जी ने यहाँ पर पहली भूख हड़ताल की थी, चंपारण में सत्याग्रह और अहमदाबाद में भूख हड़ताल। यह आंदोलन मिल मालिकों, मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। प्लेग बोनस को लेकर समझना, ठीक है। मिल मालिक जो हैं वो 20% बोनस देने की घोषणा कर रहे थे और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि प्लेग फैल गया था, ठीक। और उसके बाद महामारी जब खत्म हो गई तो नुकसान तो अच्छा खासा हुआ। तो मिल मालिक जो है पहले तो वो कुछ भी देने को तैयार नहीं थे, उनका प्लेग है ही नहीं तो अब क्यों दें बोनस। लेकिन फिर भी जब मजदूरों ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने 20% बोनस देने के लिए वो तैयार हो गए, जो मिल के मालिक हैं। अच्छा, मजदूर तैयार नहीं कि नहीं 20% नहीं लेंगे। 20% में क्या होता है। तो गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए, दुखी हुए। उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा और सारे मामले को न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल को सौंप दिया, जिससे कि त्वरित न्याय हो सके। ट्रिब्यूनल के पास चला गया त्वरित न्याय के लिए। और गांधी जी इस आंदोलन में भूख हड़ताल के माध्यम से अंग्रेजों पर यह दबाव डालने लगे कि किसी न किसी तरीके से आपको चीज़ें मैनेज करनी है। न्यायाधिकरण जो था, ट्रिब्यूनल जो था, उसने मजदूरों को 35% बोनस देने को कहा। अब ट्रिब्यूनल तो मान लो अंग्रेजों का ही है, और ट्रिब्यूनल ने कह दिया भाई 35% बोनस बनता है मजदूरों का, ये आपको देना पड़ेगा मिल मालिकों से। तो ये आंदोलन भी गांधी जी द्वारा सफल करवा दिया गया और मिल मजदूर जो हैं वो गांधी जी के फैन हो गए। इस पूरे आंदोलन में अंबालाल ताराभाई की जो बहन है अनुसुईया बेन, बहुत बड़े पूंजीपति थे। उनकी बहन जो है अनुसुईया बेन, वो गांधी जी की मुख्य सहयोगी के रूप में हमें देखने को मिलती है ना। ये ध्यान रखिएगा कि अनुसुईया बेन जो है, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनुसुईया बेन, ये गांधी जी के किस आंदोलन में इन्होंने सहयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में। ऐसे भी याद रख सकते हो कि बेन जो है, बेन का मतलब यहाँ बहन से है ना, गुजराती भाषा है ना। तो गुजराती अहमदाबाद उससे लिंक कर लेना। खेड़ा सत्याग्रह, तो गांधी जी का जो प्रारंभिक आंदोलन है उसमें तीसरा आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पर गांधी जी ने पहला असहयोग आंदोलन किया। असहयोग खेड़ा में, ठीक है। खेड़ा में किसानों की फसल जो है अकाल पड़ने के कारण बर्बाद हो गई। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा
मालगुजारी वसूल की जा रही थी। जो भू राजस्व है, जो टैक्स है, वो अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती वसूला जा रहा था, जबकि फसल खराब हो गई थी अकाल पड़ने पे। मतलब आप देखिए कि अंग्रेज कितना शैतानी भरा काम कर रहे हैं। हालांकि विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी आर्थिक रूप से, तो भारत से जो भी पैसा कमाया जा रहा था वो ब्रिटेन ही जाना था। तो अंग्रेज़ों की भी मजबूरी थी। तो किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया और मालगुजारी माफ़ करने की मांग की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने किसानों की मांग को जायज़ ठहराया कि किसान अगर कह रहे हैं कि उनकी फसल नष्ट हो गई है, ठीक है, और वो टैक्स देने में सक्षम नहीं है, तो ज़बरदस्ती टैक्स क्यों लिया जा रहा है, मालगुजारी क्यों उनसे वसूल की जा रही है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों में विट्ठल भाई पटेल थे और गांधी जी ने भी किसानों का पक्ष लिया। इस आंदोलन में जो विट्ठल भाई पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल के भाई, है ना, इंदुलाल याग्निक हैं, आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। इस आंदोलन में जो गुजरात सभा है ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस वर्ष इसके अध्यक्ष गांधी जी थे, गुजरात सभा के। गुजरात सभा एक संस्था थी जो गुजरात के मुद्दों को उठाती थी और उस वर्ष गांधी जी उसके अध्यक्ष थे गुजरात सभा के। तो एक प्रकार से सामूहिक रूप से, मतलब एक अच्छे खासे ग्रुप के माध्यम से, समूह के माध्यम से गांधी जी ने जब अंग्रेज़ों का विरोध किया तो अंग्रेज दबने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने अंग्रेज़ों का जब असहयोग किया तो अंग्रेज गांधी जी की बातों को इनकार नहीं कर पाए और कर नहीं आंदोलन गांधी जी ने चलवाया किसानों से। और कर नहीं आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा कि देखो ऐसा है कि अकाल पड़ा है, फसल नष्ट हुई है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% फसल नष्ट हो गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी सच है कि अच्छी खासी फसलें नष्ट हो गई हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मैं खुद किसानों से ये आग्रह करूंगा कि जो किसान कर देने में सक्षम हैं वो कर जमा कर दें और जिनकी वाकई में फसल नष्ट हो गई है वो कर ना दें। इस पर एक समझौता हुआ और खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में ये भी है ना। ये आंदोलन भी गांधी जी सफल करने में सफल हो गए, है ना। अच्छा, ये जो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इसमें दो किसान आंदोलन है, एक मजदूर आंदोलन है। इस मतलब इन आंदोलनों के बाद 1918 में विश्व युद्ध खत्म हो गया। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो गांधी जी तो अंग्रेजों से बहुत आशाएं लगाए थे कि अंग्रेज ये देंगे वो देंगे, है ना, मतलब बहुत पॉजिटिव थे गांधी जी अंग्रेजों को लेकर। आइए देखें क्या हुआ, ठीक है। देखो, एक शब्द है रॉलेट एक्ट, ठीक है। सिडनी रॉलेट एक व्यक्ति हैं, है ना, उन्होंने, उनकी अध्यक्षता में ये पारित हुआ रॉलेट एक्ट। आइए देखें है क्या। तो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं उनके दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया।
किस लिए लाया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए। इसको समझना। देखो हुआ क्या कि अगर हम 1900 से लेके, ठीक है, 1900 से लेके 1918 तक की बातचीत करें तो कई बार ऐसा हुआ कि जब कुछ भारतीय लोगों ने क्रांति का रास्ता अपनाया, हिंसा का रास्ता अपनाया और उसमें अंग्रेजों की हत्याएं की। ठीक है, क्योंकि क्रांतिकारियों का यह मानना था कि अगर हम अंग्रेजों को मारेंगे, हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे, तो अंग्रेजों में एक भय व्याप्त हो जाएगा। ठीक है, और जब अंग्रेजों में भय व्याप्त हो जाएगा, डर व्याप्त हो जाएगा, तो अंग्रेज भारत छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। क्रांतिकारियों की यह सोच थी। तो लगभग हम देखें अगर तो 1897 से लेके 1915 तक हमें क्रांतिकारी घटनाक्रम रेगुलर इंटरवल में दिखाई देता है। कई अंग्रेजों की हत्याएं की गई। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, समझना। यूके के राजा और रानी भारत आए। उस दौरान क्रांतिकारियों द्वारा जो वायसराय था, लॉर्ड हार्डिंग, उस पर भी बम फेंका गया। तो अंग्रेज, अच्छा, ये 1911-12 की बात है। उसी समय राजधानी परिवर्तन भी हुआ, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी आ गई। क्रांतिकारी घटनाक्रम भी हुआ। 1913 में गदर आंदोलन में क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भी इस तरह के तमाम घटनाक्रम चलते रहे। लेकिन अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए। 1914 से शुरू हो गया। तो अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना, तो फिर वो भारत पर उतना दिमाग नहीं लगा पाए। लेकिन जब जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों को तो पता था इन लोगों ने बम फेंका है, गोली चलाई है ना, तमाम अंग्रेज मारे गए हैं। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इन क्रांतिकारियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये हमेशा अहिंसक रही है। इसने हिंसा में सीधे तौर पर कभी भी सहयोग नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हिंसा का कोई दाग नहीं था, ये बात ध्यान रखना। जब गांधी जी जुड़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तब तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, क्योंकि गांधी जी तो सत्य और अहिंसा के नाम पर ही आंदोलन चला रहे थे, है ना। तो इस बात को जरा समझना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं ये मत समझना, है ना, ये क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग हैं, है ना। खैर, तो क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया 1919 में। 1917 सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, सेडिशन कमेटी। इस सेडिशन कमेटी के गठन के बाद इस समिति की सिफारिश पर ही भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए, है ना, कुचलने के लिए एक एक्ट लाया गया। उसका नाम क्या था? द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। इसी को रॉलेट एक्ट कहा गया। यदि आपसे परीक्षा में पूछे कि ये किस एक्ट को कहा जाता है, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, तो ये रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, आइए देखें इसमें है क्या। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? बिना वकील, बिना दलील
और बिना अपील का कानून। मतलब आप ना तो इसमें, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये अपने घर में बैठा है, एकदम से पुलिस आएगी, है ना, पुलिस आएगी और इसको सीधा जेल ले जाएगी। अब इस व्यक्ति को पुलिस जेल ले गई, तो आजकल आप क्या पढ़ते हैं, भारत के संविधान में क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसे कोर्ट में पेश करिए, आपने जिसको पकड़ा है। हुँ? लेकिन रॉलेट एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो, उसके पास ना तो वकील करने का अधिकार होगा, ना दलील देने का अधिकार होगा। वो कुछ नहीं कह सकता अपने लिए, कोई दलील नहीं दे सकता कि हम सही हैं गलत हैं क्या है, वो कुछ नहीं कह सकता अपने लिए। और किसी भी न्यायालय में वो अपील भी नहीं कर सकता, कोर्ट भी नहीं जा सकता। जैसे आपने अगर टाडा पोटा कानून सुने हो, इनमें भी यही था कि टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट जो था, जब इसको लागू किया गया था टाडा को, तो इस एक्ट के तहत भी अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो फिर उसे कोई संरक्षण नहीं है ना। तो बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून था। यही कारण था कि इसे काला कानून कहा गया, ब्लैक लॉ, क्योंकि इस तरह का कानून जो है, अब बताइए, अगर मान लीजिए ये व्यक्ति निर्दोष है, मान लीजिए ये व्यक्ति निर्दोष है और केवल शक के बिना पे इसको गिरफ्तार किया गया है, तो अंग्रेज तो इसे बहुत मारेंगे पीटेंगे, जबरदस्ती इससे बातें उगलवाएंगे कि तुम उगलो कि तुम क्रांतिकारियों के साथ हो, तुम इस बात को स्वीकार करो कि जब बम फेंका गया या गोली चलाई गई तो तुम वहां थे, है ना। भले ही ये नहीं था, लेकिन अंग्रेज इसको इतना मारपीट देंगे कि हो सकता है भय से वो कह दे हाँ हम थे। तो एक प्रकार का अमानवीय कानून था, ठीक है। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया, सीधी सी बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंग्रेज इस तरह का कोई कानून लाएंगे, समझे। 6 अप्रैल 1919 को जनता ने इस काले कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह करने का आह्वान किया, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को जनता से इस काले कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह करने का जब गांधी जी ने आह्वान किया और अंग्रेजों के विरुद्ध एक सत्याग्रह सभा बनाई, तो गांधी जी ने सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया, आंदोलन। जब गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन को शुरू करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, 3 आंदोलन पिछले सफल रहे हैं गांधी जी के, तो गांधी जी को लगा क्या ये भी हम सफल बना लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जटिल घटना, बड़ी ही खतरनाक घटना घट जाती है। गौर से देखो लिखा क्या है, महत्वपूर्ण घटना है, इसको ध्यान से देखो। अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए, बताइए है महत्वपूर्ण कि नहीं। क्या लिखा है, जलियांवाला है। आइए थोड़ा जलियांवाला को हम लोग समझ लेते हैं और इस समय को भी हम भूमिका के तौर पे देखते हैं कि इस समय देखो हो क्या रहा है। पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, हमको समझ में आता है। गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया, यह भी हमको समझ में आता है। और
आंदोलन के बाद जरा सोचो, जो विश्व युद्ध हुआ उस दौरान गांधी जी ने आंदोलन भी किए। तो आंदोलन तो मान लीजिए छोटे क्षेत्रों में थे, चंपारण का एक छोटा सा क्षेत्र है, अहमदाबाद का एक छोटा सा क्षेत्र है, खेड़ा का एक छोटा सा क्षेत्र है ना। ऐसा तो है नहीं कि अखिल भारतीय आंदोलन गांधी जी ने किए हों, है ना। तो अंग्रेजों के चिढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, कि हमको परेशान किया गया, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेजों को इससे कोई लेना देना नहीं था कि गांधी जी ने हमारी क्या मदद करी। कोई मतलब ही नहीं है भैया। अंग्रेज हर वो काम करते थे जो उनके हिसाब से सही हो। गांधी जी क्या सोच रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या सोच रही है, भारत की जनता क्या सोच रही है, अंग्रेज ये नहीं सोचते थे। अंग्रेजों का वही कहना था कि भारत के लोग क्या सोच रहे हैं, अगर ये बात हम सोचेंगे तो फिर भारत के लोग क्या सोचेंगे, हैं? उनको सोचने दो जो सोच रहे हैं, हम तो वो करेंगे जो हमें करना है। तो रॉलेट एक्ट उन्होंने पास कर दिया, अंग्रेजों ने, शैतान तो थी। अब रॉलेट एक्ट में क्या हुआ कि क्रांतिकारियों की धरपकड़ होने लगी। अच्छा, अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये था कि उन्होंने, उनकी गुप्तचर व्यवस्था बड़ी बढ़िया थी, गुप्तचर। तो अब जैसे मान लीजिए कि 5 क्रांतिकारी कहीं इकट्ठा हुए, कलकत्ता में या कहीं ढाका में, कहीं भी, कानपुर में या कहीं, तो जो गुप्तचर हैं वो अंग्रेजों को बता देते, भैया वो देखो वो उस मकान में 5 हैं। तो अंग्रेज उनको पकड़ लेते थे और फिर उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार करते थे। अमानवीय व्यवहार इसलिए करते थे कि तुम लोग 5 हो और बताओ कहाँ है। अब मान लो वो कुल 5 हैं, नहीं है और, अंग्रेज इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, कहते थे और भी हैं, छुपे हैं, तुम बता नहीं रहे हो कहाँ है। तो उनको शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। बड़ा कष्ट का मामला था। तो रॉलेट एक्ट जैसे कानून का गांधी जी अगर विरोध नहीं करेंगे तो बताइए क्या करेंगे, है ना। वही हुआ। जब रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ तो उसको हम रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, और गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया। अच्छा खासा आंदोलन शुरू हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध। रॉलेट सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। सत्य क्या है कि ये रॉलेट कानून गलत है, इसको हम स्वीकार नहीं करते, ये कहना है रॉलेट सत्याग्रह का कि इस रॉलेट एक्ट को खत्म करिए। तत्काल प्रभाव से आंदोलन चलने लगा। जब आंदोलन चला तो गांधी जी ने सबको स्पष्ट कह दिया था, देखो मेरा आंदोलन, अगर मेरे नाम से कोई आंदोलन चल रहा है तो 2 शब्द हमेशा याद रखना, एक सत्य, एक अहिंसा। ना तो तुम्हें कभी असत्य का प्रयोग करना है और ना ही कहीं हिंसा का प्रयोग करना है, ये दोनों वर्जित हैं। आपको केवल और केवल सत्य और अहिंसा, इनका आपको इसे इसे फॉलो करना है, बस बात खत्म। ठीक है भाई, गांधी जी की शुरुआत है रॉलेट सत्याग्रह एक बड़े आंदोलन के रूप में। पिछले आंदोलनों से अगर तुलना की जाए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, उससे बड़ा आंदोलन ये गांधी जी लीड कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन चल रहा था। पंजाब में भी लोग, अच्छा देश के जहां जहां भी रॉलेट सत्याग्रह लोग कर रहे थे,
तो उनका काम क्या है भाई? सत्य और अहिंसा, और लोगों के बीच ये विचार फैलाना कि अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून ला दिया है जो तुम्हें तुम्हें घर से उठा के ले जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, ठीक है, क्या कर लोगे, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, है ना, सत्याग्रह, रॉयल सत्याग्रह है, इसे हमें सफल बनाना है, अंग्रेजों को पराजित करना है, लेक्चरबाजी होगी। तो दो प्रमुख नेता इसमें पंजाब क्षेत्र में उभर के सामने आते हैं। एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम है डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ये भी जनता को जागृत करने का काम कर रहे होते हैं। तो अंग्रेजों का एक काम क्या, कि जो भी आंदोलनों को गति प्रदान कर सकता है, जो भी नेतृत्व, उस नेता को जेल में डाल दो। तो गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया गया। गांधी जी का पंजाब में जाना मना कर दिया, गांधी जी पंजाब नहीं जाएंगे, अंग्रेजों ने मना कर दिया। और गांधी जी तो पंजाब जा ही रहे थे, तो रास्ते से उन्हें हरियाणा से उनको गिरफ्तार करके वापस ले गए गांधी जी को। उधर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जो है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब आंदोलन सही चल रहा है, अंग्रेज चिंता में आ गए हैं कि धीरे धीरे आंदोलन जो है वो मजबूत हो रहा है, क्या किया जाए। पंजाब के अमृतसर में एक पार्क, पार्क कह लो, बाग, बाग मतलब क्या हुआ, गार्डन, पार्क है ना। तो जलियांवाला बाग जो है, बाग या गार्डन, तो जलियांवाला में लोग इकट्ठे हो रहे थे, लोग आ रहे थे जलियांवाला में। गांधी जी के विचार, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के विचार, उनको आपस में शेयर कर रहे थे। कोई मंच पे खड़ा होके, थोड़ा सा ऊंचाई पे चबूतरा होता है, उस पे खड़े होकर कोई प्रवचन कर रहा है, मतलब बातें कर रहा है, लोगों को समझा रहा है कि कानून गलत है ना, इस प्रकार का जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये थी कि जलियांवाला में जो लोग इकट्ठे हो रहे थे, उनमें हर प्रकार के लोग थे। उसमें बूढ़े भी थे, उसमें जवान भी थे, उसमें औरतें भी थीं, उसमें बच्चे भी थे, सब थे। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए जलियांवाला में। किसी के हाथ में डंडा भी नहीं। भाई डंडे का क्या काम, हम तो सत्य और अहिंसा के माध्यम से यहां पर इकट्ठा हुए हैं, तो डंडे का क्या काम। बस सब अपना अपने अपने ढंग से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। उस समय अमृतसर को जो कंट्रोल कर रहा था व्यक्ति, उसका नाम था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर ने शहर को, अमृतसर को सेना के हवाले कर दिया, वहां पर मिलिट्री कानून लागू कर दिया। और जलियांवाला बाग में जनरल डायर को, माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को जलियांवाला भेज दिया। तो जब जनरल डायर जलियांवाला पहुंचा माइकल ओ डायर के कहने पर, तो उसने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और बंदूकें जनता के सामने कर दी। तो अच्छा, जनता भी निश्चिंत, है ना,
कि ये हमको डरा रहे हैं, गोली तो नहीं ही चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, गोली क्यों नहीं चलाएंगे? तो गोली इसलिए नहीं चलाएंगे कि जो हम लोग हैं, हमारे पास तो डंडा भी नहीं है ना, छोटी सी लकड़ी भी नहीं है। तो जब हम कोई उधम कर ही नहीं रहे हैं तो हम पर गोली क्यों चलाई जाएगी? लेकिन अब चारों तरफ से अगर आपको पुलिस घेर ले और आप पर बंदूक तान ले तो थोड़ा भय तो आ ही जाता है। और पता नहीं क्यों जनरल डायर ने सैनिकों को, पुलिस वालों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 1600 राउंड गोलियां चली, 1600 राउंड। भारतीय स्रोतों के हिसाब से यदि देखा जाए तो लगभग 1000 लोग मारे गए। और ये क्या था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये किया क्यों गया। भैया हम तो छोटी सी लकड़ी तक नहीं लिए थे। तो ये अमानवीय व्यवहार करने की आवश्यकता क्या थी जनरल डायर को? और ये घटना इतिहास के पन्नों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना के तौर पे छप गई। ब्लैक डे था, पंजाब के लिए भी, भारत के लिए। तो इस दिन देखो हुआ क्या कि ये घटना 13 अप्रैल की है। 1919 में पंजाब में दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे भारी संख्या में लोग मारे गए। भाई मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि जनता, अंग्रेजों का मेन टारगेट था कि जिस तरह से भारतीय हमारा विरोध कर रहे हैं, इनको एक ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे हमारे शासन के प्रति भारतीयों में एक डर बैठ जाए। तो जनरल डायर भारतीयों के मन में डर बिठाने के लिए उसने इतना जघन्य अपराध किया, क्योंकि उसमें बूढ़े बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, है ना। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में ना आ जाए, अतः उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी, है ना, कि अभी अभी विश्व युद्ध हुआ है और अंग्रेज किसी न किसी तरीके से भारतीयों को दबाना चाहते हैं। तो अगर भारत की जनता आंदोलन करती है तो अंग्रेज कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसा ना हो कि भारतीय आंदोलन को शुरू कर दें, 1857 जैसी क्रांति फिर हो जाए और उसका परिणाम क्या निकले कि जो विश्व युद्ध जीता हुआ है वो भारत को कैसे हारेगा, तो बेरहमी से सबको मारने लगेगा। वो तो भैया अहम में है, विश्व युद्ध का विजेता है। सोच के देखिए कि इंग्लैंड इस समय कितना अहम में चूर होगा।
इस नरसंहार के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, है ना, इनको 1913 में नोबेल मिला था ना साहित्य में, गीतांजलि के लिए, है ना। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी, है ना। दीनबंधु CF एंड्रयूज साहब हैं, इन्होंने हत्याकांड को कहा कि ये जानबूझकर की गई हत्या है। इस बात में बहुत दम है, क्योंकि अंग्रेज, बहुत संभावना है कि अंग्रेज भारतीयों में ये भय डालना चाहते हों कि हम कहाँ तक बुरा कर सकते हैं, इसलिए शांति से रहो, है ना, भय डालने के लिए। अच्छा, शंकर नायर एक व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायसराय की जो कार्यकारिणी होती है उसके सदस्य थे, तो वहाँ से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण पद पे थे, वायसराय की कार्यकारिणी, है ना, जैसे प्रधानमंत्री की जो कार्यकारिणी होती है, क्योंकि वायसराय उस समय प्रधानमंत्री के जैसा था, है ना। पूरे भारत में जो ब्रिटिश राज है उसका कार्यकारी प्रमुख था वायसराय। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने क्या किया कि मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में, ये अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान रखना, की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गठित किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। उनके नाम क्या थे? चिमनालाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, ये 3 भारतीय भी थे हंटर आयोग में। ठीक, इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आइए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। खिलाफत आंदोलन, या हम लोग इसको इस तरह से समझिए कि 2 बड़े नाम हैं हमारे सामने, एक खिलाफत और एक असहयोग। ठीक है, तो जो पहला बड़ा नाम है वो है खिलाफत और फिर असहयोग। हुआ क्या, पहले खिलाफत शुरू हुआ। क्यों? कि जब पहला विश्व युद्ध अंग्रेज जीत गए, ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा पहला विश्व युद्ध जीतने के बाद क्या सूरत बनी कि एक देश जिसे आप टर्की के नाम से जानते हैं, ठीक है, टर्की, तो टर्की में था क्या कि विश्व युद्ध के पहले वहां पर खलीफा जो एक पद होता है, धार्मिक पद, तो खलीफा गद्दी पर बैठते थे तुर्की में। और खलीफा कौन था? खलीफा पूरे विश्व में इस्लाम का नेता या हेड, धर्म का हेड, खलीफा। तो खलीफा गद्दी पर बैठ रहे थे लंबे समय से, लगभग 600 सालों से, एक के बाद एक खलीफा, मतलब तुर्की में। उससे हुआ क्या कि जब अंग्रेजों ने तुर्की को हरा दिया पहले विश्व युद्ध में, तो अंग्रेजों ने तुर्की में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का सोचा। और जब तुर्की में लोकतंत्र स्थापित होगा तो खलीफा को पद से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो धार्मिक पद है, राजा टाइप लगता है देखने में, जैसे तुर्की का राजा हो, धार्मिक राजा। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि तुर्की के खलीफा को उसके पद से हटा दिया और वहां लोकतंत्र लागू कर दिया। तो जैसे ही खलीफा को गद्दी से हटाया गया,
तो वो इस्लाम धर्म का नेता है। तो जितने मुस्लिम थे वो ब्रिटेन के विरोधी हो गए टर्की में। और चूंकि खलीफा पूरे विश्व में मुसलमानों का हेड है, तो जहां जहां मुस्लिम ब्रिटेन का विरोध कर पाए उन्होंने किया। तो भारत में भी मुसलमान हैं और भारत में भी ब्रिटेन है। तो भारत के मुसलमानों द्वारा ब्रिटेन का विरोध शुरू हो गया भारत में कि खलीफा को गद्दी पर फिर से बैठाओ, खलीफा को, हमारे खलीफा को गद्दी से क्यों हटाया, ये तो गलत बात है। तो इससे क्या हुआ, भारत में जो खिलाफत आंदोलन है ये शुरू हो गया। अच्छा, गांधी जी को लगा कि अंग्रेज एक के बाद एक शैतानी कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट लाए, उसके बाद जलियांवाला कांड कर दिया, है ना। अंग्रेज बहुत ज़्यादा अपने आप को फास्ट समझ रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ समझ या अकल सिखानी पड़ेगी। कैसे? गांधी जी ने दिमाग लगाया कि देखो, मुस्लिम जो हैं वो इस समय आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें सपोर्ट चाहिए, ठीक। तो हमारे कहने पे अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो कितना लोग सपोर्ट करेंगे? गांधी जी ने सोचा क्यों ना एक काम करें कि अंग्रेजों के नियम कानून तो खराब हैं ही, तो चलो एक आंदोलन और शुरू कर दें। और उस आंदोलन को शुरू करने में खिलाफत पहले से शुरू है, एक आंदोलन और शुरू कर दें, असहयोग आंदोलन, और इन दोनों को मिला दें तो हिंदू मुस्लिम एकता, दो आंदोलन, भीड़, अंग्रेजों पर दबाव। ये चाल गांधी जी ने चली, बढ़िया सोची समझी रणनीति, जैसे अंग्रेज हम पर रणनीति लागू करते थे। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था, दोनों मिल जाते हैं और 1920-1921 में अंग्रेजों की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि असहयोग, सहयोग नहीं करना, क्या नहीं सहयोग करना, जितनी भी सरकारी गतिविधियां हैं सबका असहयोग, सरकारी स्कूल असहयोग, कचहरी, कोर्ट कचहरी असहयोग, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी असहयोग, मतलब काम ही नहीं करना, ऑफिसेज असहयोग, काम ही नहीं करना, सरकारी काम पे जाना ही नहीं। अगर कहीं सड़क बन रही है, सरकारी काम है, छोड़ दो, असहयोग, हमें सहयोग करना ही नहीं। अब बताओ कैसे काम चलेगा, है? तो आइए जरा इसको देखते हैं। देखो, खिलाफत आंदोलन, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा, इसको शुरू किया मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। क्या? कि पहले के जो ऑटोमन साम्राज्य है, ये जो ऑटोमन साम्राज्य है, मुस्लिम साम्राज्य है, ये लगभग 1299 के आसपास स्थापित होता है। ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, उत्तरी अफ्रीका के हिस्से थे, अरब का क्षेत्र कुछ था, पश्चिम एशिया का ठीक ठाक क्षेत्र था, है ना। तो एक अच्छा खासा क्षेत्र था ऑटोमन साम्राज्य के पास। तो ये वही ऑटोमन साम्राज्य है। और सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे, जो अभी आपको समझाया, है ना। जैसे अरब है, सीरिया है, इराक है, फिलिस्तीन है, ये इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बना सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। बड़ी बात है। अब देखो क्या हुआ कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। समझना,
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। कहां पर? नागपुर अधिवेशन में। ठीक। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वयं का राज, नाम मात्र के लिए जो ब्रिटेन है वो केवल बना रहे, बाकी पूरा का पूरा जो राज है वो भारतीयों का हो। स्वराज, स्वयं का राज। तो अब शासन नहीं, केवल शासन से काम नहीं चलेगा, राज, हर प्रकार की गतिविधियों में भारतीयों का, मतलब भारत है तो भारत का, मतलब सुई से लेके एरोप्लेन तक कोई भी गतिविधि है वो सब भारतीयों के नियंत्रण में है ना। शासन, प्रशासन, है ना, अन्य जो मामले हैं, सभी प्रकार के, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी प्रकार के, वो भारतीयों के पक्ष में आ जाए। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर, संविधान के दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया। जनता को संघर्ष से जोड़ने का प्रयास किया गया कांग्रेस के माध्यम से। अब देखो हर जगह कांग्रेस शब्द आ रहा है। ये कांग्रेस क्या है? वही है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लास की शुरुआत में ही आपका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया था। तो कांग्रेस का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसको डील कौन कर रहा है? महात्मा गांधी। दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की। रचनात्मक कार्यक्रम, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो अंग्रेज हैं उनको वहां मारो जहां उन्हें सबसे ज्यादा लगती है। कहां? आर्थिक। तो अंग्रेज, जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेज शैतानी क्या करते थे? अंग्रेज शैतानी ये करते थे कि भारत से कच्चा माल खरीदा, कच्चा माल अपने यहां ले गए, वहां माल तैयार किया, पूरे विश्व के बाजारों में बेचा, भारतीय बाजारों में भी बेचा। तो इससे क्या हुआ? भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए, क्योंकि हम तो हाथ से बना रहे हैं, वो मशीन से बना हुआ कपड़ा ले आए। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, खाद्यान्न की जगह नकदी फसलें पैदा होने लगी, गन्ना, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, नील, अफीम। इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, अकाल की संख्या बढ़ने लगी, महामारियों की संख्या बढ़ने लगी। तो बहुत बड़ी समस्याएं अंग्रेजों ने पैदा कर दी थी। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर इनको कहीं चोट पहुंचानी है तो ऐसी जगह इनको वार करो जहां इनको सबसे ज्यादा लगे। तो कहा भाई कहां लगेगी? क्या? आर्थिक। तो आर्थिक में इनको कैसे लगेगी? तो कहें एक काम करो कि जो विदेशी वस्त्र हैं, है ना, इनको, इनका भी असहयोग, नहीं खरीदेंगे, नहीं पहनेंगे। जैसे आजकल हम लोग चाइना चाइना के प्रोडक्ट को बीच बीच में सुनने को मिल जाता है, चीनी उत्पाद का प्रयोग नहीं करना है। तो उस समय भी यही हुआ। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ कर दिया, इन्हीं सब नियम कानूनों के चलते, है ना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बड़ा दुख की घटना थी कि तिलक असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख पाए थे। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया तो वे करों की अदायगी रोकने
अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। देखो बात समझना, ठीक है, कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, कब? 1920 में। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो बढ़िया से 1920 में चला, बढ़िया से 1921 में चला। 1921 में तो गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटे जा रहे हैं। ये नाक होती है ना, नथुने फटे जा रहे हैं। स्वराज की गंध इतनी भयंकर आ रही है। मतलब गांधी जी इस आंदोलन से बहुत प्रभावित थे, जनता को बहुत पॉजिटिव ढंग से गांधी जी देख रहे थे और जनता भी गांधी जी का पूरा सहयोग कर रही थी। जो गांधी जी ने कहा वही हो रहा था, असहयोग। हर जगह असहयोग हो रहा था अंग्रेजों का। गांधी जी को बड़ा अच्छा लगा और सबसे बड़ी और पॉजिटिव बात क्या थी कि पूरा आंदोलन चल रहा था सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। तो 1 फरवरी 1922 को गांधी जी बड़े प्रसन्न। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों को अब मौका है कि अंग्रेजों को डरा दो और डरा दो। तो अंग्रेजों को डराने के लिए गांधी जी ने कहा कि देखो असहयोग आंदोलन तो हम लोग चला ही रहे हैं, है ना, असहयोग आंदोलन तो हम लोग चला ही रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब अगर अंग्रेजों ने 7 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी, है ना, प्रेस पर प्रतिबंध नहीं हटाया, है ना, जो भी हम लोग ने मांगे पढ़ी, ठीक है, प्रेस पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया, राजनीतिक बंदी अगर रिहा नहीं किए गए, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। सविनय अवज्ञा, विनय के साथ अवज्ञा, कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हाथ जोड़ के हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा। तो आंदोलन पे आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो अंग्रेजों के हाथ पर फूल जाएंगे। अंग्रेज कहेंगे कि स्वराज चाहिए, अच्छा ले लो, होना तो ये चाहिए था, लेकिन समय को तो कुछ और मंजूर था। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा एक स्थान है, वहां पर एक हिंसक घटना घट गई, जिसकी गांधी जी हमेशा विरोधी थे। हिंसा नहीं, हिंसा करोगे तो आप हट जाइए, मुझे अपने आप से दूर कर दीजिए अगर आपको हिंसा करनी है। हिंसा अगर आप करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं हूं, सीधी बात। तो ये घटना 5 फरवरी की थी। तो 5 फरवरी को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना घट गई। और इस हिंसक घटना में हुआ क्या कि चौरी चौरा में एक समूह था जो अंग्रेजों का विरोध कर रहा था। वहां की लोकल समस्या थी कोई, वो विरोध कर रहा था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कुछ, मतलब पुलिस ने कुछ ज्यादती कर दी। तो पुलिस की ज्यादती से जो वहां के लोग थे, जनता जो थी, वो भड़क गई, उसको गुस्सा आ गई। तो जनता ने क्या किया, घेर के थाने, पुलिस थाना जो होता है, उसमें आग लगा दी। जब थाने में आग लगा दी तो लगभग 22-23 पुलिसकर्मी जो हैं, लगभग वो जलकर मर गए। तो थाने में जब आग लगा देंगे, उसके अंदर पुलिसकर्मी हैं, तो क्या कहा जाएगा कि जनता द्वारा हिंसा अपनाई गई। जैसे ही ये खबर गांधी जी को मिलती है, गांधी जी चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त, असहयोग आंदोलन, खिलाफत नहीं, असहयोग, असहयोग आंदोलन खत्म, समाप्त कर देते हैं, अब नहीं।
हिंसा कर दी ना, हिंसा नहीं करनी थी, आंदोलन समाप्त, है ना। लेकिन इसके पैरेलल खिलाफत आंदोलन भी चल रहा है ना। खिलाफत आंदोलन जो है ये लगभग 1923-24 तक आते आते ये भी शांत हो गया। क्यों, ये क्यों शांत हो गया था? क्योंकि जो टर्की था, टर्की ने ब्रिटिश व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। मतलब टर्की में लोकतंत्र एडॉप्ट कर लिया गया, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो जब टर्की एक्सेप्ट कर लेगा लोकतंत्र, खलीफा को हटा दिया जाएगा। जब टर्की की जनता ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि खलीफा को हटा दिया जाए, लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाए, तो टर्की के मुसलमान विरोध करना बंद कर देंगे। कमाल पाशा के नेतृत्व में लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, और टर्की में जब विरोध खत्म हो जाएगा तो फिर विश्व के उन हिस्सों में जहां पर विरोध चल रहा था वो वहां भी खत्म हो जाएगा, तो भारत में भी खत्म हो गया। तो ये भी समाप्त हो जाता है और असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। तो क्रम को प्यारे बच्चों हम लोग जारी रखेंगे। आइए प्रश्नोत्तरी को कर लेते हैं, थोड़ा सा विचार करके उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ये पहला प्रश्न आपके सामने। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915, है ना। डेट क्या बताई थी? 9 जनवरी। ठीक है, याद रखना। इसीलिए इसीलिए भारत सरकार ने 2003 में क्या मनाना शुरू किया था? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। कब होता था ये? कब होता है? 7 से 9 जनवरी को होता, मनाया जाना शुरू किया गया था 2003 से। ठीक है, गांधी जी के आने के लिए ही। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल कब मानी जाती है? ठीक है, ये हम लोगों ने किया है, हेडिंग में ही लिखा हुआ है, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/21 भाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई, देखो देखना नहीं, सोच के उत्तर दो। है ना, तो ये हम लोग ने पढ़ा ही है, 3/20 भाग पर। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कालकोठरी घटना के बाद, जलियांवाला घटना के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। बताइए, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी?
अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जिसमें से 3 भारतीय भी उसमें शामिल थे। कौन, क्या क्या नाम थे उनको? अगर पेन पेपर लिए हो तो उसको लिखिए तुरंत, लेकिन बिना देखे, है ना। ब्रिटिश सरकार ने किसे बोअर युद्ध के बाद कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी? है ना, बोअर युद्ध, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। 1899 से 1902 बोअर युद्ध। बोअर युद्ध पदक किसको दिया गया? हम्म कैसरे हिंद कहते हैं, पहचानिए। हम्म सीधी सी बात, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें केवल यही नाम उभर के सामने आया है। ये नाम अभी आए नहीं, अब आएंगे अगली कक्षाओं में। हम्म तो कौन है बोअर युद्ध से जुड़े? गांधी जी। और जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने इस उपाधि को लौटा दिया था, पदक को लौटा दिया था। हम्म तो क्रम हम लोग का जारी रहेगा। गांधी जी का आगमन और असहयोग आंदोलन तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहीं से क्रम आगे बढ़ जाएगा। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि जब गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या प्रतिक्रिया होती है, किस तरह से स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, और किस तरह से 1920 से 30 के बीच में जो अन्य विचारधारा है, जैसे समाजवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, क्रांतिकारी विचारधारा है, इससे जुड़े लोग राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका किस तरह से निभाते हैं। ठीक है, तो क्रम जारी रहेगा, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।